दोस्तों आज हम आप सबके समझ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टीजीटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 1 लेके आए हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, वीर गाथा काल का समय है सन 1050 से 1375 तक या फिर संवत 1150 से 1375 तक या फिर संवत 1050 से 1375 तक या फिर सन 990 से 1300 ईस्वी तक। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संवत 1050 से 1375 तक वीरगाथा काल का समय है। वीरगाथा काल को एक अन्य नाम आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है। वीरगाथा का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विधा हिंदी गद्य की विधा नहीं है। साक्षात्कार है, दैनिकी लेखन है या फिर रिपोर्टाज है या फिर अंत्याक्षरी है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंत्याक्षरी। हिंदी गद्य की एक विधा नहीं, बाकी तीनों जो है हिंदी गद्य की विधाएं हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के कवि हैं रहीम दास हैं, तुलसीदास हैं, बिहारी लाल हैं या फिर नरोत्तम दास हैं। तो इस काव्य पंक्ति के जो कवि हैं वह हैं बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रत्यय जोड़े जाते हैं, बताइए आप लोग प्रत्यय जोड़े कहाँ जाते हैं? शब्द के आगे जोड़े जाते हैं, शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं या फिर शब्द के मध्य में जोड़े जाते हैं या फिर शब्द के आगे भी और पीछे भी जोड़े जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं प्रत्यय, जबकि उपसर्ग जो है शब्द के आगे जोड़े जाते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में एक रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। इनमें से कौन सी एक रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है? मृगावती मधुमालती जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, बल्कि अखरावट और पद्मावती समय ये दोनों रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें दोनों सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यह रस दिया गया है, उसके अस्थाई भाव दिए गए हैं, इसका मिलान करना है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा? हास होगा। जबकि करुण रस का अस्थाई भाव शोक होगा। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या शांति होगा या फिर श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। संतन कहा सीकरी सो काम, यह पंक्ति किसकी है? संगीत सम्राट तानसेन की है या फिर स्वामी हरिदास की है या फिर कुम्भन दास की है या फिर महाप्रभु वल्लभाचार्य की है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह जो काव्य पंक्ति है वह है किसका? कुम्भन दास का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हिंदी दिवस, बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है या फिर 14 नवंबर को मनाया जाता है, 1 मई को या फिर 14 सितंबर को? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रस सूत के प्रणेता हैं, बताइए रस सूत के प्रणेता कौन है? आचार्य चड़क हैं या फिर आचार्य कुंतक हैं या फिर आचार्य भरत मुनि हैं या फिर आचार्य अमर मुनि हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आचार्य भरत मुनि रस सूत के प्रणेता हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जो व्यक्ति कम से कम खर्च करे उसके लिए एक शब्द कौन सा है? कृपण है या फिर मितव्ययी है या फिर अपव्ययी है या फिर मक्खी चूस है? तो बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था यह कहानी किसकी है? बताइए उसने कहा था यह जो कहानी है किसकी है? किशोरीदास वाजपेयी की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की है या फिर बंकिम चंद्र की है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप लोग। उसने कहा था कहानी किसकी है? तो वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राजा भोज का सपना किसकी रचना है? राजा राधिका रमन सिंह की है या फिर राजा लक्ष्मण सिंह की है या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है या फिर जगमोहन सिंह की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। राजा भोज का सपना जो है वह राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं? रस कहते हैं, अलंकार कहते हैं, गुण कहते हैं या फिर शब्द शक्ति कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारक चिन्हों का प्रयोग होता है अलंकारों में या फिर वाक्य संरचना में या फिर उपसर्गों में या फिर प्रत्ययों में? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वाक्य संरचना में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नवीन शब्द की रचना करते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है? वाक्य रचना कहा जाता है, समास रचना कहा जाता है या फिर व्यास रचना कहा जाता है या फिर शब्द शक्ति रचना कहा जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समास रचना कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबू देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता संतति है ऐतिहासिक उपन्यास है, जासूसी उपन्यास है या फिर रहस्य रोमांचपूर्ण उपन्यास है या फिर तिस्लिमी उपन्यास है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तिस्लिमी उपन्यास है चंद्रकांता संतति। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? बताइए, शेखर एक जीवनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? सत्यव्रत हैं या फिर राही मासूम रजा हैं या फिर अज्ञेय हैं या फिर मुक्तिबोध हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अज्ञेय हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के रचनाकार अज्ञेय हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से एक रचना कवि निराला की नहीं है। इनमें से कौन सी एक रचना कवि निराला की नहीं है? संध्या सुंदरी है या फिर जूही की कली है या फिर तुलसीदास है या फिर पल्लव है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पल्लव जो रचना है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है बल्कि किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उद्धव शतक है प्रबंध काव्य है, चंपू काव्य है, खंड काव्य है या फिर मुक्तक काव्य है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुक्तक काव्य है। उद्धव शतक जो है वह मुक्तक काव्य है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक संधि का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, अस्थि संधि या फिर व्यंजन संधि? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अस्थि संधि जो है वह संधि का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों जो हैं संधि के प्रकार हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है? उद्धव शतक की गोपिकां कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं या फिर उद्धव शतक की गोपिकां ज्ञानी हैं या फिर उद्धव शतक की गोपिकां सगुण की उपासिका हैं या फिर उद्धव शतक की गोपिकां भक्त हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उद्धव शतक की गोपिकां ज्ञानी है, यह कथन दोस्तों सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हिंदी साहित्य के पहले युग का सर्वाधिक सार्थक नाम है? आदिकाल है, चारण काल है या फिर सिद्ध सामंत काल है या फिर वीरगाथा काल है? तो वीरगाथा काल जो है किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, जबकि सिद्ध सामंत काल जो है राहुल शंकराचार्य जी ने दिया है। आदिकाल जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है और चारण काल जो दिया है किसने दिया है? रामकुमार वर्मा ने दिया है। तो सर्वाधिक जो सार्थक नाम सर्वाधिक विद्वानों द्वारा जो माना जाता है वह आदिकाल को माना जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वाक्य में किस शब्द की स्थिति का बोध कराने वाले चिन्ह को कहते हैं? वाक्य में किसी शब्द की स्थिति का बोध कराने वाले चिन्ह को कहते हैं? संयोजक चिन्ह कहते हैं या फिर कारक चिन्ह कहते हैं या फिर लोप चिन्ह कहते हैं या फिर उदाहरण चिन्ह कहते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कारक चिन्ह कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं या फिर क्रिया विशेषण कहते हैं या फिर वाक्य विशेषण कहते हैं या फिर सर्वनाम कहते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हिंदी के प्रगतिवादी युग का आरंभ होता है सन 1935 से या फिर सन 1942 से या फिर सन 1936 से या फिर सन 1920 से?
तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1936 से। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अंग्रेजी साहित्य में अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक थे। फ्रायर थे, क्रोचे थे, अरस्तु थे या फिर होरेस थे। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंग्रेजी साहित्य में अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विष का घूंट पीना मुहावरे का आशय है। मृत्यु का वर्ण करना, जहर खाना, क्रोध नियंत्रित करना या फिर आत्महत्या। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विष का घूंट पीने मुहावरे का अर्थ है क्रोध नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। राम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप होगा। बताइए राम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, रामस्य। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। दीर्घ सूत्री विन्यस्यति का अर्थ है लंबी हाँकने वाला नष्ट हो जाता है, या फिर कार्य में विलंब करने वाला नष्ट हो जाता है, या फिर कृपण व्यक्ति नष्ट हो जाता है, या फिर लंबी बाहों वाला नष्ट हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लंबी कार्य में विलंब करने वाला नष्ट हो जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये पंक्ति किस कवि की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, मैथिली शरण गुप्त की है, रामधारी सिंह दिनकर की है या फिर सोहनलाल द्विवेदी की है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की यह काव्य पंक्ति है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? बनारसी दास चतुर्वेदी की है या फिर हरिकृष्ण प्रेमी की है, हरिकृष्ण चतुर्वेदी की है या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की है या फिर सौभाग्यमल जैन की है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन हैं? विजयपाल हैं या फिर खुमार कवि हैं या फिर विजयपति नाल हैं या फिर नरपत नाल हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बीसल देव रासो के रचनाकार जो है वह है नरपत नाल। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कमायनी महाकाव्य के प्रथम और अंतिम सर्ग हैं। बताइए आप लोग, कमायनी महाकाव्य के अंतिम और प्रथम सर्ग हैं। तो इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो कुल 17 सर्ग हैं। और सॉरी दोस्तों 15 सर्ग हैं। कौन कौन सो? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। आनंद लास्ट में आया है। तो आनंद किस में है? आनंद ऑप्शन सी में है। उसके बाद शुरुआत कहाँ से होता है? चिंता, आशा से। तो चिंता होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति की कवित्री हैं। मीराबाई हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं या फिर महादेवी वर्मा हैं या फिर इला डालमिया हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली जो है काव्य पंक्ति जो है वह है महादेवी वर्मा की। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रत्नाकर की गंगावतरण रचना है, मुक्तक काव्य है, गीत काव्य है, खंड काव्य है या फिर नवगीत काव्य है? नवगीत है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मुक्तक काव्य है। रत्नाकर की रचना गंगावतरण जो है वह है मुक्तक काव्य। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिऔध के पवन दूतिका काव्यांश में राधा है। हरिऔध के पवन दूतिका में काव्यांश में राधा कौन है? देशभक्त नायिका है या फिर उदात्त नायिका है या फिर आत्म केंद्रित नायिका है या फिर खंडिता नायिका है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उदात्त नायिका है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं तथा
चरण के अंत में लघु वर्ण होता है उसे कहते हैं रोला कहते हैं, कुंडलियाँ कहते हैं, बरवे कहते हैं या फिर दोहा कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उसे बरवे कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख का कथा श्याम को तू सुना दे। काव्य पंक्ति में रस है, कौन सा रस है? करुण रस है, विप्रलभ श्रृंगार रस है या फिर शांत रस है या फिर संयोग श्रृंगार रस है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विप्रलभ श्रृंगार रस है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्वशी काव्य के कवि हैं, बताइए उर्वशी काव्य के कवि कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का है जो अब हिंदी में आत्मसात कर लिया है? पिल्ला होगा, उपन्यास होगा, शराब होगा या फिर कालिया होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, शराब। क्या होगा? शराब सही होगा ऑप्शन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक हिंदी की बोली है, इनमें से कौन सी एक हिंदी की बोली है? लहंदा है, कन्नौजी है, डिंगल है या फिर मराठी है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कन्नौजी जो है हिंदी की एक बोली है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? विश्वम्भर दास हैं या फिर नरोत्तम दास हैं या फिर नरहरि दास हैं या फिर नित्य गोपाल दास हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सुदामा चरित्र के लेखक जो है वह नरोत्तम दास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है, बताइए मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है या फिर दिनकर की है या फिर राहुल संकृत्यायन की है या फिर महात्मा गांधी की है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा मेरी जीवन यात्रा जो है वह आत्मकथा किसकी है? राहुल संकृत्यायन की है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 10 है, कितनी? 10 है, 8 है, 12 है या फिर 20 है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, काव्य गुणों की संख्या 10 है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से सूरदास की एक रचना नहीं है? सूर सागर, रस गंगाधर या फिर सूर सरावली या फिर साहित्य लहरी। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रस गंगाधर सूरदास की रचना नहीं, बाकी तीनों रचनाएं जो हैं सूरदास की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरण कमल बंदो हरियाई, बताइए चरण कमल बंदो हरियाई उक्त में अलंकार है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर दृष्टांत अलंकार है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो बताइए आप लोग मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है? इसमें से आप बताइए आप लोग मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है? इसका हम लोग वो विकल्प देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 47 है। मैथिली शरण की रचना कौन सी है? भारत भारती है। कौन सी है? भारत भारती है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? कुरुक्षेत्र है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय की कौन सी रचना है? वह है रस कलश। जबकि नदी के दीप जो है वह है अज्ञेय की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? भारत वर्षोन्नत कैसे हो, यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था किस सन में? सन 1884 में या फिर 1880 में या फिर 1894 में या फिर 1872 ईस्वी में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन 1884 ईस्वी में लिखा था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, इनमें से कौन सी एक रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन या फिर साहित्यकार शिखर या फिर अतीत के चलचित्र। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अतीत के चलचित्र जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं, बाकी तीनों रचनाएं जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध के लेखक ने चंद्रमा की क्रियाओं के वर्णन में किस अलंकार का प्रयोग किया है? दृष्टांत अलंकार का, यमक अलंकार का, श्लेष अलंकार का या फिर मानवीकरण अलंकार का? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरदास के निबंध की प्रमुख 2 शैलियाँ हैं। सुंदरदास के निबंध की प्रमुख 2 शैलियाँ कौन कौन सी है? भावनात्मक चित्रात्मक है या फिर परिचयात्मक सूत्रात्मक है या फिर व्याख्यात्मक विवेचनात्मक है या फिर विचारात्मक विश्लेषणात्मक है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इनमें से एक प्रगतिवादी आलोचक है। इनमें से कौन सा एक प्रगतिवादी आलोचक है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं या फिर रामविलास शर्मा हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा प्रगतिवादी आलोचक हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी असफलताएं आत्मकथा है, किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है, डॉक्टर शंपूरानंद की है या फिर बाबू गुलाब राय की है या फिर बाबू वृंदावन लाल वर्मा की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेरी असफलताएं जो है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक व्यक्ति छायावाद का सर्वाधिक सशक्त आलोचक है। इनमें से कौन सा एक व्यक्ति जो है छायावाद का सशक्त आलोचक है? डॉक्टर हजारी प्रसाद या फिर डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर दूधनाथ सिंह? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कबहू की कांजी सीकरण क्षीर सिंधु बने बिन साई। इस काव्यपंक्ति में कांजी सीकरण का अर्थ है दुग्ध की बूंदें या फिर कटु रस की बूंदें या फिर मट्ठा या छाछ की बूंदें या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मट्ठा या छाछ की बूंदें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। प्रसाद के नाटकों की निम्नलिखित में से एक विशेषता नहीं है। राष्ट्रीय भावना नहीं है, ऐतिहासिकता नहीं है या फिर प्रसादांतता नहीं है या फिर रहस्यात्मकता नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रहस्यात्मकता जो है प्रसाद के नाटकों की विशेषता नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम कौन सा है? बताइए आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम कौन सा है? त्रिवेणी है या फिर चिंतामणि है या फिर वेणी है या फिर मणिमुक्ता है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चिंतामणि। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, बताइए हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर है या फिर जॉर्ज गियर्सन है या फिर मिश्र बंधु हैं या फिर डॉक्टर सत्येंद्र हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषता हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति में नहीं पाई जाती है। सांस्कृतिक भावना नहीं पाई जाती है, ऐतिहासिक दृष्टि नहीं पाई जाती है या फिर मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं पाया जाता है या फिर कल्पना नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कल्पना की विशेषता नहीं पाया जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कथाकार शिवानी की कहानियों का मुख्य शैली है विचारात्मक है, वर्णनात्मक है या फिर भावात्मक है या फिर चित्रात्मक है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्णनात्मक मुख्यतः इनकी शैली है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पठनीयम में प्रत्यय है, बताइए आप लोग पठनीयम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनियर जो है पठनीयम में प्रत्यय है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। सहयोगेन साथ के योग में विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है या फिर तृतीय विभक्ति होती है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति होती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। शिव सिंह सेंगर का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है? शिव शक्ति स्रोत है या फिर शिवा बावनी है या फिर शिव सिंह सरोज है या फिर
शिव संवाद है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिव सिंह सेगर की जो रचना है वह है शिव सिंह सरोज। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। लल्लू लाल की रचना का नाम क्या है? सुख सागर है, प्रेम सागर है, ज्ञान सागर है या फिर विद्या सागर है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए आप लोग सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रजा हितैषी पत्र प्रकाशित किया किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, सदल मिश्र ने या फिर राम सिंह तोमर ने या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने? तो प्रजा हितैषी पत्र का जो प्रकाशित किया था वो किए थे किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक नाटक भारतेंदु द्वारा लिखित नहीं है, इनमें से कौन सा एक नाटक भारतेंदु द्वारा लिखित नहीं है? भारत दुर्दशा आप लोग जानते हैं यह हरिश्चंद्र का है, नील देवी भी जानते हैं आप लोग हरिश्चंद्र का है, और अंधेर नगरी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, जबकि चक्रवर्ती जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक थे, बताइए आप लोग सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे या फिर बालकृष्ण भट्ट थे या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र थे या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे वह थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ है, बताइए वचनों से बाहर या फिर वाणी का अकथनीय, वाणी द्वारा अकथनीय या फिर वाणी का विषय या फिर वचनहीन? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वाणी द्वारा अकथनीय अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से रस की उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है, निष्पत्ति होती है या फिर व्यक्ति होती है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम है, काव्य है, दृश्य काव्य है, मुक्तक काव्य है या फिर खंड काव्य है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दृश्य काव्य है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच। यह काव्य, यह कथन किस कवि की है? धूमिल की है या फिर मुक्तिबोध की है या फिर केदारनाथ अग्रवाल की है या फिर अज्ञेय की है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ये दोस्तों काव्य पंक्ति जो है वह अज्ञेय की है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। हिरोशिमा कविता द्वारा कवि ने बचनों की चेतावनी दी, बताइए किससे बचने की चेतावनी दी है? दुखवाद से, पलायन से, अनैतिक कार्यों से या फिर विज्ञान की विनाशकारी पक्ष से? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विज्ञान के विनाशकारी पक्ष से बचने का सलाह दिया है। यह किसकी रचना है? यह है अज्ञेय की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रौपदी खंडकाव्य के कवि हैं, बताइए द्रौपदी खंडकाव्य के कवि कौन हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, नरेंद्र शर्मा हैं, नागार्जुन हैं या फिर रमेश चंचल हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके काव्य में गांधीवाद दर्शन का प्रभाव है? नरेंद्र शर्मा के या फिर भवानी प्रसाद मिश्र के या फिर दुष्यंत कुमार के या फिर धर्मवीर भारती के? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधा युग किसकी रचना है? बताइए गिरिजा कुमार माथुर की है या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है या फिर जयप्रकाश भारती की है या फिर धर्मवीर भारती की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती की अंधा युग रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है? उत्तर जय है या फिर गीत फरोश है या फिर चांद का मुंह टेढ़ा है या फिर निर्झर है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। जबकि गीत फरोश जो है किसकी रचना है? वह है भवानी प्रसाद मिश्र की। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से एक समास नहीं है, इनमें से कौन सा एक समास नहीं है? अंतर्द्वंद, द्विगु, द्वंद या फिर कर्मधारय समास। तो इसमें से जो अंतर्द्वंद है जो समास नहीं है, बाकी तीनों जो है द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, समाज के भेद हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। छंद उस रचना को कहते हैं, बताइए छंद किस रचना को कहते हैं जिसमें ताल, लय, स्वर, मूर्छना का सम्यक ज्ञान रखा जाए, या फिर जो मन स्वर के साथ पाठ की जाए, या फिर जिस रचना में तुक और उतार चढ़ाव हो, या फिर जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि का सम्यक पालन किया जाए। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। छंद उस रचना को कहते हैं जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि का सम्यक पालन किया जाए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। कुटज ललित, कुटज जो है ललित निबंध के लेखक कौन, बताइए? विद्यानिवास मिश्र हैं, विवेकी राय हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर शिव प्रसाद सिंह है। तो कुटज जो निबंध है वह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यह एक ललित निबंध है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। हर गीत के छंद में मात्रा होती है, बताइए हर गीत के छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 20 मात्राएं होती हैं, या फिर 24 मात्राएं होती हैं, या फिर 28 मात्राएं होती हैं, या फिर 32 मात्राएं होती हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 28 मात्राएं होती हैं गीत के छंद में। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है जो एक दिन दिखाई देता है, यह वाक्य किस कहानी में प्रयुक्त हुआ है? पुरस्कार, नशा, नमक का दरोगा तथा वसीयत। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नमक का दरोगा। यह कहानी किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित नाटकों में से एक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, इनमें से कौन सा एक नाटक मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, या फिर मानव। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो नाटक हैं मुंशी प्रेमचंद की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिवादी आलोचना पद्धति को निम्न में से एक अन्य नाम से जाना जाता है? समाजवादी आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना, वैयक्तिक आलोचना, या फिर सुधारवादी आलोचना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन से बताइए आप लोग? क्वेश्चन नंबर 83 का इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रगतिवादी आलोचना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन, बताइए नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? अमरदेव हैं, या फिर नंद किशोर है, या फिर आचार्य मम्मट है, या फिर भरत मुनि है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भरत मुनि। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं? केशव दास हैं, चिंतामणि हैं, तुलसीदास हैं, या फिर महाकवि देव हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, विनय पत्रिका के जो रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, तुलसीदास हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है? नीर, क्षीर, विवेकी, पक्षी, या फिर आत्मा, या फिर सूर्य, या फिर अवधूत? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, आत्मा का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर द्वारा सूफियों से ग्रहित है, बताइए कबीर द्वारा सूफियों से क्या ग्रहण किया गया है? अहिंसा, प्रपद्य, या फिर प्रेम की पीर, या फिर हठ योग? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रेम की पीर को कबीर ने सूफियों से ग्रहित किया हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व हैं? सामंत विरोध, या फिर प्रबंध शैली, या फिर मानवीय समता, या फिर निर्गुणोपासना? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्रबंध शैली। कौन सा? प्रबंध शैली। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं? जायसी हैं, कुतुबन हैं, या फिर मुल्ला दाऊद हैं, या फिर नूर मोहम्मद है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता जो है मुल्ला दाऊद हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम भक्त कवि नहीं है, इनमें से कौन एक राम भक्त कवि नहीं है? अग्रदास, नाभादास, सेनापति, या फिर नरोत्तम दास?
इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नरोत्तम दास जो है राम भक्त के कवि नहीं हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है या फिर खड़ी बोली है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की जो भाषा है वह है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टछापी कवि नहीं है, इनमें से कौन एक कवि अष्टछापी कवि नहीं है। कुम्भन दास, चरण दास, गोविंद स्वामी या फिर कृष्णदास। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अष्टछापी कवि चरण दास नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं कृष्णदास हैं, नंददास हैं, सूरदास हैं या फिर परमानंद दास हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा रास पंचाध्यायी की जो रचयिता है वह है नंददास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीत काल के कवि नहीं हैं, इनमें से कौन सा एक कवि रीत काल के नहीं है। गुरु गोविंद सिंह नहीं है या फिर बख्शी हंसराज नहीं है या फिर वृंद नहीं है या फिर नाथूराम शर्मा शंकर नहीं है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाथूराम शर्मा शंकर जो है रीत काल के कवि नहीं है बल्कि आधुनिक काल के द्विवेदी युग के कवि हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत इक बार। उपयुक्त दोहे के रचयिता कौन है? बिहारी हैं, मतीराम हैं या फिर रसलीन हैं या फिर आलम कवि हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रसलीन कवि हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूसर की कविता का प्रधान स्वर है, बताइए भूसर की कविता का प्रधान स्वर क्या है? कारुणिक है या फिर श्रृंगारिक है या फिर प्रशस्ति परक है या फिर व्यंग्यात्मक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भूसर कवि की प्रधान स्वर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रशस्ति परक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई कविता की विशेषता नहीं है, नई कविता की विशेषता कौन सी नहीं है? वाद मुक्तता नहीं है या फिर वैचारिकता नहीं है या फिर राग दीप्ति नहीं है या फिर शंका संदेह के स्वर नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शंका संदेह के स्वर नहीं है नई कविता की विशेषता। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर रामधारी सिंह दिनकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? यह छुई मुई सा सकुचाना, यह छुई मुई सा सकुचाना, भयभीत मृग सा घबराना, नहीं यह नहीं लाज की बेला प्रिय, कुंजों में छिप छिप कर छेड़ रहा, दो सीजा कवियों को फागुन। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन? बताइए उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल हैं, हरि नारायण व्यास हैं या फिर धर्मवीर भारती हैं या फिर गिरजा कुमार माथुर हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, धर्मवीर भारती की यह काव्य पंक्ति है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस रचना पर? कुरुक्षेत्र पर या फिर रसीम रथी पर या फिर उर्वशी पर या फिर परशुराम की प्रतीक्षा पर। बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उर्वशी पर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। उपयुक्त पंक्ति में बिजली का फूल पदबंध है, प्रतीक की भूमिका कर रहा है या फिर बिंब विधायक है या फिर मिथक है या फिर फंतासी है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिंब विधायक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक का नाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं या फिर भगवती चरण वर्मा है या फिर रामधारी सिंह दिनकर है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन है सुमित्रा नंदन पंत का, नंद दुलारे वाजपेयी का, प्रेमचंद का या फिर रामविलास शर्मा का। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी का यह कथन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्तित्ववाद से प्रभावित है। झूठा सच, मैला आचरण, अपने अपने अजनबी या फिर गुनाहों का देवता। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा अस्तित्ववाद से प्रभावित है, अपने अपने अजनबी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर गुलाब राय हैं या फिर कुबेरनाथ राय हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक फूल नामक निबंध के रचनाकार जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी हार की जीत के लेखक कौन है? बताइए हिंदी की प्रसिद्ध कहानी हार की जीत के लेखक कौन हैं? रंगे राघव हैं, कमलेश्वर हैं या फिर यादवेंद्र शर्मा चंद्र हैं या फिर सुदर्शन हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सुदर्शन जो है हार की जीत कहानी के लेखक हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। हिंदी का प्रथम गद्यकार है। बताइए हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट हैं, लल्लू लाल हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार जो है वह है लल्लू लाल। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। बताइए प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन है, रंगभूमि है या फिर मंगलसूत्र है या फिर सेवा सदन है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का कौन सा है इनका एक अधूरा उपन्यास। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। अदृप्त प्रेम और नारी मुक्ति का स्वर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जिस उपन्यास में मुखर है वह है चारु चंद्रलेख है, पुनर्वा है या फिर अनाम दास का पोथा है या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा है। तो बताइए आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास से। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है? बताइए हिंदी का जो है सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है? नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका है या फिर सरस्वती है या फिर उदंत मातंड है या फिर सम्मेलन पत्रिका है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था। बताइए फोर्ट विलियम कॉलेज जो स्थापित कहाँ किया गया था? आगरा में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर मथुरा में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था सर्वप्रथम। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव शंभू का चिट्ठा के रचयिता कौन है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त हैं या फिर अंबिका दत्त व्यास हैं या फिर केशव भट्ट हैं या फिर बाबू तोताराम है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो शिव शंभू का चिट्ठा के जो रचनाकार है वह है बाबू बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता आचार्य का नाम कौन है? भट्टनायक हैं, अभिनव गुप्त हैं या फिर वामन हैं या फिर उद्भट हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता जो है वह है भट्टनायक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभावना अलंकार का लक्षण है। बताइए विभावना अलंकार का लक्षण क्या है? एक कार्य के अनेक कारण होना या फिर बिना कारण के कार्य की सिद्धि या फिर कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि न होना या फिर कारण कहीं कार्य कहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिना कारण के कार्य की सिद्धि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। निम्नलिखित में सही कथन है, इनमें से कौन सा एक सही कथन है? ऑप्शन ए है व्यंग्यार्थ निष्पत्ति में मुख्य अर्थ अनिवार्यता बाधित होता है या फिर व्यंग्यार्थ अनिवार्यता मुख्य अर्थ से संबंधित होता है या फिर लक्षणा की प्रवृत्ति मुख्य अर्थ के बाधित होने पर ही होती है या फिर लक्षणा की प्रवृत्ति रूढ़ अथवा प्रायोजन आवश्यक नहीं है। लक्षणा की प्रवृत्ति
में रूढ़ि अथवा प्रायोजन आवश्यक नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यंग्यार्थ निष्पत्ति में मुख्य अर्थ अनिवार्यता बाधित होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? बीभत्स रस है, करुण रस है, शांत रस है या फिर अद्भुत रस है? तो आप लोग पता ही होगा, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। शांत रस नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। इस मत के पोषक हैं डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। कौन? डॉक्टर नगेंद्र। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? स्वरूपता यथार्थवाद होता है, आदर्शवाद का विरोधी, कल्पना तत्व का उपेक्षक या फिर जीवन के असुंदर पक्ष का प्रस्तोता या फिर सामाजिक कटुता का पोषक। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा स्वरूपता यथार्थवाद होता है, आदर्शवाद का विरोधी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक या फिर सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों आप लोग पता ही होगा छायावाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद प्रवर्तक है छायावाद के। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। भगवती चरण वर्मा लिखते थे, जयशंकर प्रसाद लिखते थे, मैथिली शरण गुप्त लिखते थे या फिर माखनलाल चतुर्वेदी लिखते थे। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। जैन कवि स्वयंभू ने अपने ग्रंथ पौमचर्यु में वर्णन किया है। जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया है या फिर श्री राम कथा का वर्णन किया है या फिर श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन किया है या फिर तीर्थकार महावीर स्वामी का वर्णन किया है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्री राम कथा का वर्णन किया है जैन कवि स्वयंभू ने अपने ग्रंथ पौमचर्यु में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। अपभ्रंश रचना भविष्यंत कहा या फिर भविष्यत कथा के रचनाकार कवि कौन हैं? पुष्पदंत हैं, हेमचंद हैं, धनपाल हैं या फिर स्वयंभू हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। धनपाल है। कौन है? धनपाल है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम समाचार पत्र है, बताइए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा है? प्रचारक है या फिर राष्ट्र जीवन है या फिर उद्यंत मार्तंड है या फिर उदयाचल है? इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम दक्षिणी हिंदी के ग्रंथ हिदायतनामा के लेखक हैं ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, इब्न बतूता हैं, निजाज अहमद हैं या फिर ख्वाजा बंदानवाज गेसुदराज हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम लोगों को सुलिमित मिलान करना है, ठीक है। अब मागधी अपभ्रंश कहाँ की है? पूर्वी हिंदी की है। मागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी की है। अर्धमागधी अपभ्रंश जो है वह कहाँ की है? सॉरी दोस्तों गलत बता दिए। मागधी अपभ्रंश जो है वह बिहारी हिंदी की है। किसकी है? बिहारी हिंदी की है। और अर्धमागधी अपभ्रंश जो है वह पूर्वी हिंदी की है। और सौरसेनी अपभ्रंश जो है वह है पश्चिमी हिंदी की। और ब्राह्मण अपभ्रंश जो है वह है सिंधी हिंदी की, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें पहले कौन सा होगा? गा होगा, उसके बाद घा होगा। गा इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से हो जाएगा। गा और घा, ख और का, ठीक है। ठीक दोस्तों, यह वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त हो रहा है। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ।